अब इस पर वो क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता ने सच्चाई एक्सेप्ट की और उन्होंने जो सच है वो बात बोली। पहले तो विपक्ष के लोग यही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इतना फेरबदल क्यों कर रहा है, इतना डिप्लॉयमेंट क्यों कर रहा है। हर वो काम जो केंद्र ने या इलेक्शन कमीशन ने वहां के चुनाव को बेहतर शांतिपूर्ण करने के लिए किया, हर उस सवाल पर, हर उस काम पर सवाल उठाने का काम विपक्ष ने किया। इवन इंडी गठबंधन ने भी किया, टीएमसी ने खुल करके किया। मुझे अच्छा लगा कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ ये कहा कि डिप्लॉयमेंट से वोटिंग परसेंट बढ़ा है। आप समझिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनता जो टीएमसी के गुंडों के भय से घर से निकल करके वोटिंग नहीं दे जा रही थी, और डिप्लॉयमेंट से एक सुरक्षा की भावना आई, सेफ्टी का एनवायरनमेंट बना, उसके बाद वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है। और ये बताता है कि जो इलेक्शन कमीशन और जो केंद्र सरकार ने वहां पर प्लान बनाया था और जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, वो डेमोक्रेटिक था, लोकतांत्रिक था, संवैधानिक था और उचित था। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट घर से निकल करके मतपेटी में पड़े। वो मेरे खिलाफ हो, मेरे साथ हो, वो उसकी इच्छा हो सकती है। पर ये एक एनवायरनमेंट देना, ये माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की नेतृत्व में ही पॉसिबल हुआ कि आज इतने भयाक्रांतिक बंगाल में भी जहां पर गुंडागर्दी चरम पर है। लेकिन कौशल कांजी, इस बीच में देखिए कुमारगंज में बीजेपी के प्रत्याशी को दौड़ाकर पीटा गया। इसी बीच में आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल और उनकी गाड़ी पर कैसा हमला हुआ। मुर्शिदाबाद में हमने देखा टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता किस तरीके से आपस में भिड़े, पूरा मोर्चा संभालना पड़ा। मतलब कोई एक ऐसा बंगाल का चुनाव हम देखना चाहते हैं जहां पर ऐसी हिंसा की तस्वीरें ना दिखें, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा जी, भरोसा कीजिए, अगला होने वाला चुनाव बंगाल में न्यूनतम हिंसा वाला या बिना हिंसा के चुनाव होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जितने गुंडे हैं और जितने घुसपैठिए हैं और जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जिनको ममता दी कहती है कि रोहिंग्या है या बांग्लादेशी हैं, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें रहने देना चाहिए, जिनको उन्होंने अपना वोट बैंक बना रखा है, वो जब खदेड़े जाएंगे तो बांग्लादेश। विपिन जी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? विपिन जी आप ऐड कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद सौरभ जी आपके पास आती हूँ जल्दी से। देखिए पूर्णिमा जी, आपने जो दो उदाहरण दिए शुभेंदु सरकार का, जो जिन पे हमला हुआ, जिनके साथ एक सुरक्षा कर्मी था और जिस तरह से वो जान बचा के भागे हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिल्कुल जो बाहुबलियों का दौर देखने को मिलता था बिहार में, अब वो बिहार बदल कर ये बंगाल में हो रहा है। और जबकि टीएमसी के नेताओं की बात करें, भाजपा के नेताओं की बात करें, आश्वस्त करा गया था कि कम से कम जो बवाल 2021 में देखने को मिला वो दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन ये जो आज देखने को मिला है और पहले चरण में, तो निश्चित बात है ये बहुत गलत संदेश जाता है। और जो चुनावी प्रक्रिया है, देखिए ये तो लोकतंत्र का महापर्व है, लोग बड़ी उम्मीदों से निकलते हैं, तो यहां पर ध्यान उस जगह केंद्रित होना चाहिए और खासतौर पे टीएमसी को मंथन करना चाहिए, सवाल उनसे पूछे जाएंगे। नहीं, लेकिन इसमें मैं एक इसका सकारात्मक जो पहलू है वो मैं ऐसा देखना चाहती हूँ कि जैसे हम कई इलाकों में कहते थे, जैसे छत्तीसगढ़ में जब हमने वोटिंग देखी तो हमने कहा कि बुलेट का जवाब बैलेट से दिया गया। यहाँ लाठी डंडों का जवाब मतदान केंद्रों पर पहुंचकर हायर वोटिंग परसेंटेज के जरिए दिया जा रहा है। आप ये समझिए, कोशिश तो इसीलिए की गई ना कि भाई लोगों में भय पैदा हो, ऐसी हिंसा होगी तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे ना, कहेंगे कि छोड़ो क्यों जाना है वोट देने। लेकिन उसके बावजूद इतना हायर वोटिंग परसेंटेज, ये सीधे सीधे जवाब है उन लोगों को तो जो ऐसी हिंसा को, लेकिन उम्मीदवार पे हमला होना बिल्कुल जाहिर अपने आप में कंसर्निंग पॉइंट है। सौरभ दुबे जी, क्योंकि अभी मैं इसी एस्पेक्ट पे चल रही हूँ कि जो 3 बजे तक का 78% का वोटर परसेंटेज देखने को मिला, अभी तक 82, 83, 84 तक हमने पिछले 2-3 चुनावों में देखा वहां का वोटिंग परसेंटेज। थोड़ा मैं इसको इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि इस बार महिला वोटर्स पर एक बड़ा फोकस रहा है और ख़ास तौर से 33% आरक्षण वाला मामला रहा। जैसे बीजेपी ने इसको उठाया भी कि विपक्ष जो है वो एंटी विमेन है, इसमें समर्थन नहीं देना चाहता। आपको लगता है एक लार्जर देन लाइफ एक मैसेज गया है और संभवतः इस हायर वोटिंग परसेंटेज में महिलाओं की भागीदारी और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नजर आई हो? नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए जिस प्रकार से हमने आज देखा मतदान होते हुए, तो यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि बंगाल के अंदर बंगाल की हवा, बंगाल की फिजा जो है
वो पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दे रही है। और इसका पूरा पूरा श्रेय जो है वो दो लोगों को जाता है, एक तो पश्चिम बंगाल की जनता को और दूसरा जो है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग के प्रबंधन को निश्चित तौर पर उसकी सराहना करनी चाहिए कि जो पिछली बार हमने जो चुनाव का हाल देखा था, इस बार का वो पूरा हाल बदला हुआ है। पूरी अच्छी तरह से व्यवस्थाएं हैं। जो तमाम हम देखते थे कि हालांकि आज भी छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन पिछली बार तो बहुत ज़्यादा मात्रा में घटनाएं हुई थी, उस पर काबू पाने का काम चुनाव आयोग ने बहुत सुयोजित तरीके से किया है। दूसरा धन्यवाद जो है वहाँ की जनता को। देखिए, जो आज आपने देखा है, ये मुझे लगता है कि कुछ लोग जिन्होंने आज जानबूझ करके बदमाशी या बदतमीजी करने की कोशिश की है लोकतंत्र के पर्व पर, वो कहीं ना कहीं वो जनता के जो बढ़ करके जो जनता की आवाज़ दिखाई दे रही है, जनता भारी मात्रा में जो आज वोट करने के लिए निकली है, उसकी बौखलाहट के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। तीसरा पहलू आपने कहा महिला का। देखिए, निश्चित तौर पर जो पिछला पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, उसके बाद से लगातार हमने देखा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, महिलाओं का जो वोट परसेंटेज रहा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और महिलाएं भारी मात्रा में निकल करके पुरुषों की अपेक्षा, कई बार तो ऐसा हुआ है कई राज्यों के अंदर, कई क्षेत्रों में जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। तो एक बहुत बड़ा पिछले 3 से 4 वर्षों में अगर कहें कि महिलाओं के अंदर जागरूकता को लेकर के या महिलाओं को अपना अधिकार समझ को लेकर के वो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो हम आपके टेलीविजन पे देख रहे हैं, आपके दर्शक देख रहे हैं, महिलाओं की बड़ी संख्या, बड़ी आबादी, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि अब हम लोकतंत्र के इस पर्व पे पीछे नहीं रहने वाले, हर तरह से हम लोकतंत्र में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई भी देंगे, अपना वोट भी करेंगे, अपने अधिकार को भी लेंगे। और साथ ही साथ जो वहाँ का भ्रष्टाचार का मामला है, जो वहाँ अपराध का मामला है, जो संदेश खाली का मामला है, जो वो आरकर हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी, उसको जो है महिलाओं ने अगर आज मतदान किया है, चाहे वो किसी के पक्ष में किया हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महिलाओं ने करारा तमाचा मारा। नवीन जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं और जैसे ही अमन जी जुड़ेंगे उनसे भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी। नवीन जी, आपको आज अभी तक, क्योंकि तमिलनाडु में बात करूं, तमिलनाडु में हमेशा 75% से कम वोटिंग देखने को मिली है पिछले 2 चुनावों में, कम से कम मैं उसका एग्जाम्पल लेती हूं तो, और अभी 3 बजे तक 58% समथिंग या 57% समथिंग नंबर आया है वोटिंग परसेंटेज का। लेकिन बंगाल तो ऐसा लगता है कि एकदम रिकॉर्ड कायम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। 3 बजे तक 78% मतदान, पिछली बार से ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो अब आपको इसमें क्या दिखता है? भरोसा कायम है या परिवर्तन की बयार है? क्या महसूस कर रहे हैं आप इस वोटिंग परसेंटेज से? नहीं पूर्णिमा जी, देखिए, हम लोगों ने पिछले अगर आप 8-10 चुनावों को देखें तो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। पहले हम लोग एक दौर में ये माना करते थे कि अगर अधिक वोटिंग हो रही है तो वो सरकार के खिलाफ जा रही है, इस तरीके के कयास लगाए जाते थे। लेकिन हमने पिछले कुछ चुनावों में ऐसा देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बम्पर हुआ, बहुत अच्छा वोट डाला, लेकिन वो सरकार ही रिपीट हो गई। चाहे वो आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें, राजस्थान के ले लें, हरियाणा के ले, कई जगह हम लोगों ने देखा है। तो ये अब कोई पैरामीटर नहीं हो सकता है कि वोटिंग अधिक हो गई तो सरकार के खिलाफ गया या विपक्ष के फेवर में गया। ये एक अलग विषय है। दूसरी एक और चीज आती है, ये जो 152 सीटों पर मतदान हो रहा है बंगाल में, इसमें लगभग ये माना जा सकता है कि पिछले अगर चुनावों को आप एनालाइज करें 2021 को, बड़ी क्लोज फाइट थी बीजेपी टीएमसी के बीच में। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। तो ये बड़ी क्लोज फाइट थी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अभी अपना प्रचार में हिस्सा लिया और बड़ा आक्रामक तरीके से प्रचार किया, प्रधानमंत्री से लेकर सारे मिनिस्टर, संगठन, सब कुछ लगा रहा है। यही काम अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप 5-6 महीने पहले स्टार्ट कर देते बंगाल में तो उसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलता। अभी की स्थिति ये है कि हम हैं, सौरभ जी हैं और मिश्रा जी बैठे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी इस तरीके में ये कह दे कि साहब इतनी सीटों पर ये बढ़त ले सकती है। बेशक मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड बंगाल में रहेगा। अब मैं सिद्ध करता हूं कि कैसे रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि महसूस कर पाना तो महसूस कर लीजिए जी, लेकिन महसूस क्यों हो रहा है ये भी बता दीजिए। जी, मैं वही कह रहा हूं। देखिए ऐसा है, मैं सिद्ध करूंगा इसको। आप ये मान लीजिएगा कि 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, हम ये कह देते हैं कि 100 हो गई। हाँ। बहुत इंप्रूवमेंट आप करेंगे, 100-110 तक आप पहुंच जाएंगे, बहुमत से दूर हो गए।
अब क्या होगा? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई, शपथ हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या अगले 5 वर्ष आप सरकार चला पाएंगे? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आज भारत 24 के मंच पर, और उस दिन हम और आप बैठेंगे कि अगर ममता बनर्जी जीतती, भाजपा जीत गई तब तो कोई इशू ही नहीं है, अगर ममता बनर्जी की सरकार दोबारा बन गई तो 5 साल तो पूरे होने वाले नहीं, 1 से 1.5 साल के अंदर सरकार वजह? गिरेगी। वजह? और वजह राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पे, वजह सुपारी ले लिया 100% लगेगा। और ये चरित्र रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी सरकार नहीं गिराई, मुद्दे बहुत सारे थे, बड़े आरोप लगाए गए थे, क्यों नहीं गिरी? अगर आप गिरा देते, आपको सडनली चुनाव में जाना था। अब क्या है कि इनको, मैं आपको जो बात बता रहा हूं, सौरभ जी यार, आप दिक्कत सबसे बड़ी ये कि आप एनालिस्ट हैं, मैं भी एनालिस्ट हूं। नहीं नहीं ठीक बात है, ठीक है, लेकिन जो चीज हुई नहीं नहीं, अरे भाई, लेकिन मैं तो भविष्य बता रहा हूँ, ऐसा आप भ्रम का भूत खड़ा करने नहीं, नहीं, पर्सपेक्टिव तो दिया ही जा सकता है, नहीं, उसमें एक क्या दिक्कत परसेप्शन है ये, मैं तो बता रहा हूँ कि वहाँ अब आने वाला समय जो है वो कौशल बंगाल में कांत जी भारतीय सोच रहे जनता हैं, पार्टी के हाथ में कौशल कमान कांत रहने जी वाली सोच है। रहे हैं ये नवीन दुबे जी कौन सा कैलकुलेशन लेकर आए, जरा हमें भी बता दें। नहीं, मैं तो बड़ी कौशल कांत जी कौन सा ये कौन से सूत्र इन तक पहुंचे हैं, मुझे ये बता दीजिए जो हम तक नहीं पहुंच पाए। कौन से सूत्र हैं जो ये बता दे रहे हैं कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा? तो ये तो बड़ा प्रेडिक्शन हो गया, फिर इसके सामने तो सारे प्रेडिक्शन फेल है। पूर्णिमा जी पता चलते ही जरूर बताऊंगा, लेकिन ये कौशल कांत जी का हाँ ठीक है, मैं इनकी बात पूरी करवाऊंगी, पहले बोल लीजिएगा। हाँ नवीन जी, हो गई आपकी बात पूरी? नहीं, मैं एक चीज और ठीक है, जल्दी से। हाँ देखिए, ऐसा है, चाल, चरित्र और चेहरा हाँ ये दिखाई दे जाते हैं। हमारे एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, ये सच्चाई है, और ये सत्य दिखाई दे रहा है वहां बंगाल के अंदर। आप एक चीज बताइए कि जिस तरीके से वहां मतदान हुआ, जिस तरीके से वहां SIR की प्रक्रिया आ गई बस कौशल कांत जी। 14 लाख वोटों को आपको बाद में जोड़ना पड़ा, 91 लाख आपने उठा के काट दिए। नया जनरेशन कहां जोड़ा, कितना वोट बढ़ा? वही महाराष्ट्र के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद 40 लाख वोटर बढ़ जाता है, यहाँ घटा दिया आपने। तो इस तरीके के मैनिपुलेशंस करके आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं एक बार नहीं कह रहा हूं कि आप तो 293 पूरी जीत रहे हैं वहां पे, ठीक है, बात ही खत्म हो गई, मैं लेकिन लोकतंत्र मर रहा है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है विपिन जी, मैं जरा एक बार हेडलाइंस दिखाना चाहती हूँ। कौशल कांत जी, मैं जल्दी से हेडलाइंस दिखाऊंगी, फिर उसके बाद इसको थोड़ा डिकोड करेंगे। जो आज नवीन जी ने कहा है, इसी को मिलकर करेंगे हम सब डिकोड, क्योंकि लास्ट में वो ये कह गए कि लोकतंत्र खतरे में है। तो जरा समझ लेना चाहूंगी उनसे भी कि कैसे, और आप जो प्लानिंग इतना भविष्य की कर चुके हैं, तो कैसे इनको पता है। एक बार हेडलाइंस देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद वापस चर्चा की तरफ बढ़ेंगे।